नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडिया जी के क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को करते आ रहे होंगे और आज भी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बहुत प्यारे ढंग से करेंगे। ठीक है साथियों। और एक बार क्लास शुरू होने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए साथियों, आपका बहुत कम समय लेते हैं, आपकी क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं। चंद्रगुप्त को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होता है आपका उज्जैन। ठीक है, और ऑप्शन 2 कौन सा होता है आपका? पाटलिपुत्र। ऑप्शन 3 होता है प्रयाग और ऑप्शन 4 होता है साकेत। तो चंद्रगुप्त को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो पाटलिपुत्र है ये दहेज में मिला था। तो क्यों मिला था साथियों? दहेज में क्यों मिला था? जो कुमार देवी है लिच्छवी वंश की, कुमार देवी, उससे चंद्रगुप्त ने शादी की थी। और यह शादी के बारे में कहाँ पता चलता है कि इनकी शादी हुई थी? तो यहाँ साबित कहाँ होता है? जो चंद्रगुप्त के सिक्के होते हैं उनसे पता चलता है कि इनकी शादी हुई थी। ठीक है, ये खुदाई में मिले थे, चंद्रगुप्त के सिक्के खुदाई के द्वारा मिले थे। ठीक है, तो याद रखना, जो कुमार देवी का विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त के साथ। ये लिच्छवी वंश की थी, इस वजह से चंद्रगुप्त को लिच्छवी जो राज्य होता है वो दहेज में मिला था। ठीक है, और इनकी शादी के बारे में कहाँ साबित किया गया है? जो चंद्रगुप्त के सिक्के होते हैं वहाँ इसको साबित किया गया है। इसके सिक्के खुदाई के द्वारा मिले हैं। ठीक है, याद रखना। अब एक बात करते हैं, जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी होता है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी यहाँ इसका बेटा होता है। जो इसका बेटा है तो वो इसका उत्तराधिकारी बनता है। उसका नाम आप जानते होंगे आसानी से, समुद्रगुप्त। खूब सुना होगा समुद्रगुप्त को। इनको अपने सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, पता है ना? इनको खुद के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। तो याद रखना, समुद्रगुप्त के बारे में एक कौन सा लेख होता है? प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख, इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन सा नाम है वो? इलाहाबाद प्रशस्ति लेख। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, इलाहाबाद लेख। ठीक है, तो याद रखना। तो समुद्रगुप्त का लेख होता है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? हरिसेन के द्वारा। एक दरबारी कवि थे, इनके दरबार में समुद्रगुप्त के हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने आप को क्या बताया? लिच्छवी दोहितर। ठीक है, ये भी याद ना, लिच्छवी दोहितर कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहितर कहाँ बताया है? प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है साथियों, ये बात होगी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त के बारे में एक बात और करते हैं, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, तो साथियों इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 319 ईस्वी। ठीक है, तो याद ना, 319 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। और इसने एक गुप्त संवत प्रारंभ किया था। गुप्त संवत, खूब सुना होगा गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 319 से लेकर 320 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी डाल लेना। तो 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी में किसकी शुरुआत हुई थी? गुप्त संवत। काफी बार पूछा जाता है। और इसने खुद को किसकी उपाधि दी थी? महाराजाधिराज की, महाराजाधिराज। तो याद ना, महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने ली थी? सर्वप्रथम, तो याद ना, सर्वप्रथम इसने ही ली थी, चंद्रगुप्त ने, जिसको आप चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानते हो। ये चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, प्रथम के नाम से जानते हो। तो याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ताज महोत्सव का आयोजन कितने दिनों तक किया जाता है? 5 दिन तक, 6 दिन तक, 9 दिन तक या 10 दिन तक? तो कितने दिनों तक किया जाता है? तो इसका आयोजन 10 दिन तक। ठीक है, तो या ना, ताज महोत्सव का आयोजन कितने दिन तक किया जाता है? तो ये 10 दिन तक। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आगरा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आगरा का। ठीक है, आगरा कहाँ पर है? यूपी में। तो आगरा यूपी का ये प्रसिद्ध है। और एक होता है ये ताज महोत्सव। आप समझ जाओगे ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, आप सभी को पता होगा। तो ताज महोत्सव आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ का प्रसिद्ध होगा? आगरा का। अब एक होता है ताजमहल। ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? किसी को साथी को पता है? बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल के बारे में बात करते हैं साथियों एक बार। ठीक है, तो ताजमहल का बताइए। ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? अपनी पत्नी मुमताज की याद में। और मुमताज का वास्तविक नाम पता है किसी साथी को? मुमताज महल। ठीक है, तो अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया गया था। मुमताज का नाम किसी को याद है? तो उसका नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। ये भी याद नहीं इसका रियल नेम, अर्जुमंद
बानो बेगम इसका वास्तविक नाम है, मुमताज का, ठीक है। तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल किसकी याद में? अपनी पत्नी, अपनी बेगम मुमताज की याद में, ठीक है। तो इसको याद ना, यूनेस्को में, हाँ, 1983 में शामिल किया गया था, 1983 में शामिल हुआ था। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज, उसमें कब शामिल किया गया था इसको? तो 1983 ईस्वी में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। बिल्कुल याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। हाँ, और ये भी याद रखना, जो अर्जुमंद बानो बेगम है मुमताज, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा हुई, उस वजह से इसको मृत्यु हो गई, ठीक है। प्रसव पीड़ा के कारण अर्जुमंद बानो बेगम की डेथ हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता या साम्यवादी? तो याद होगा आप सभी को, एक 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? यह था 42वां, 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, ठीक है, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, एक पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष सेकुलर, ठीक है, और एक कौन सा होता आपका? अखंडता, यूनिटी, अखंडता। तो ठीक है, तो 42वां संविधान सन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो यहाँ पर देखो आपको समाजवाद भी देखने को मिल रहा है, पंथनिरपेक्ष, एक संप्रभुता, अखंडता, ये तो तीनों शब्द तो जोड़े गए थे, ठीक है। कौन से? 42वां। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? साम्यवादी। तो 3 शब्दों में एक कौन सा नहीं होता आपका? साम्यवादी। तो ये नहीं लिखा गया था, ठीक है। इसका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो याद रखना, ये बात हो चुकी आपकी अब कंप्लीट। एक चीज़ बताइए साथियों, जो आपका 42वां संविधान संशोधन होता है 1976, इसमें मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये बताइए, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? ये कमेंट बॉक्स में बताना। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की बात चल रही है, एक बार प्रस्तावना, तो ये बताइए प्रस्तावना का मूल ढांचा बदला जा सकता है? नहीं। तो याद ना, जो प्रस्तावना का मूल ढांचा है इसे कभी नहीं बदला जा सकता, कभी नहीं बदला जा सकता। जो प्रस्तावना का आपका मूल ढांचा होता है इसे कभी चेंज नहीं किया सकता, ठीक है। जो जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है। देखो ये 42वां संविधान संशोधन क्या भी है, तो इसमें संशोधन हो सकता है ओनली, इसमें इसके मूल ढांचे को कभी परिवर्तित नहीं किया सकता। देखो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें अभी तक प्रस्तावना एक बार ही संशोधन हुआ है, एक बार, ये भी याद रखना, कुल एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा नहीं जोड़ा गया था आपका? साम्यवादी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको प्रस्तावना, देखो ये प्रस्तावना के बारे में पूरा बायोडाटा देख लीजिए। ये जो प्रस्तावना की उद्देशिका होती है उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। ये जो प्रस्तावना होती है, जो फर्स्ट पेज आता है आपका, तो इसमें क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देते हैं। देखो मैंने 3 शब्द बताए थे, देखो यह प्रभुत्व संपन्न भी मिल गया आपको, समाजवादी भी मिल गया, पंथनिरपेक्ष, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? इसमें 2 प्रकार की या 3 प्रकार या 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो आपके सामने है 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 3 प्रकार के न्याय। न्याय कौन से हैं? एक तो आप सामाजिक न्याय, एक आपका आर्थिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, तो राजनीतिक न्याय। तो न्याय तो कितने प्रकार की होगी इसमें? न्याय तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। उसमें जो स्वतंत्रता है कितनी होगी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ये कितनी होगी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितनी इसमें? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है, इसको याद ना। तो जो आपकी संविधान की उद्देशिका उसमें 3 प्रकार के तो न्याय की बात की है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, ये 5 हो गई टोटल। अब बात करते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितनी बताई गई इसमें? समता 2 प्रकार की, ठीक है। तो याद ना, उद्देशिका में कभी भी पूछा जाए कितने प्रकार की समताएं? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की और न्याय 2 प्रकार का या 3 प्रकार का? तो यार ना 3 प्रकार का न्याय है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये उद्देशिका है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। तो आगे भी पढ़ लीजिए।
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस, ठीक है। और ये लागू कब हुआ था आपका, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपका गणतंत्र दिवस, ठीक है, अभी बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, राजकुमार, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार। तो इसके लेखक कौन होते हैं, देवानंद, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक देवानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, जड़त्व का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। जो आपने सुना होगा, जो न्यूटन की गति का कौन सा नियम होता है, तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरे नियम पर काम करता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये याद रखना, ये बात, जो आपका रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर, ठीक है। यदि न्यूटन की गति का नियम पूछे तो कौन सा नियम पर काम करेगा, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। इस न्यूटन की गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नियम पूछा जाए तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम होगा, और सिद्धांत पूछा जाए तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसको याद रखना, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है। तो मार्शल आर्ट का प्रकार कौन सा नहीं है, छऊ, लेजिम, भवई, कलारीपट्टू। तो जो नृत्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक ऐसा नृत्य है जो मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, आपका भवई, बिल्कुल। जो आपका ऑप्शन सी है भवई, ये कहाँ का होता है, राजस्थान का। भवई कहाँ का नृत्य है, ये राजस्थान का। तो ये नृत्य आपका मार्शल आर्ट नहीं है। और बाकी छऊ होता है, छऊ ये क्या होता है, एक मार्शल आर्ट होता है। मैंने आपको बताया था छऊ किस किस राज्य से संबंधित है, एक तो ओडिशा से, याद रखना, फिर छाप रहा हूँ, ओडिशा प्लस में झारखंड, और ये कहाँ का, एक और बताइए, झारखंड और प्लस में वेस्ट बंगाल का, ठीक है, पश्चिम बंगाल का। और लेजिम कहाँ का, ये महाराष्ट्र का, लेजिम महाराष्ट्र का। और कलारीपट्टू, अब कलारीपट्टू कहाँ का हो गए, केरल का। तो कलारीपट्टू कहाँ का होता साथियों, कर्नाटक या केरल, कलारीपट्टू। तो साथियों याद रखना, ये कहाँ का होता है, आपका कलारीपट्टू केरल का ही होता है, ठीक है। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य भी है ना, आपको पता है केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो एक तो कथकली आपका शास्त्रीय नृत्य होता है, कहाँ पर होता है, ये केरल में। एक होता है कि मोहिनी एट्टम, तो उनको याद रखना, मोहिनी एट्टम और कथकली 2 शास्त्रीय नृत्य कहाँ, केरल, एकमात्र राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य शामिल हैं, ठीक है। तो याद रखना। और यहाँ पर कलारीपट्टू ये कहाँ का नृत्य होता है, ये केरल का नृत्य। और लेजिम महाराष्ट्र का, और छऊ कहाँ का होता है, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल का, और भवई आपका राजस्थान का। तो इनमें से क्या पूछा है, इन नृत्य में से कौन सा मार्शल आर्ट नहीं है, तो भवई आपका मार्शल आर्ट नहीं है, ठीक है, इसको देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। सरहुल नृत्य किस राज्य में किया जाता है, झारखंड में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो सरहुल नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, एक सरहुल पर्व तो होता है, सरहुल पर्व, ठीक है। ऐसे एक सरहुल पर्व भी होता है, एक नृत्य होता है, ठीक है। तो सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है आपका, तो ये जनजाति होती है उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति। और ये कहाँ बनाया जाता है, ये पर्व, और ये सरहुल पर्व और नृत्य ये झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए देखने को मिलेगा। तो यार ना, सरहुल नृत्य पूछा जाए या सरहुल पर्व पूछा जाए तो झारखंड में मनाया जाता है। और जो सरहुल पर्व होता है किस जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ये आपकी जो उरांव जनजाति होती है ना, उसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं, 1, 3, 2, 4। तो कितने शेर दिखाई देते हैं, तो इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं साथियों। शेर तो इसमें शामिल कितने होते हैं, इसमें कुल 4 शेर होते हैं, ठीक है। शेर तो इसमें 4 होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं, दिखाई 3 देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, इसका भी एक कारण है। जो आपका जैसे जो मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक होता है उस पर 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके
दिखाए गए हैं, ठीक है, पीट करे हुए हैं, एक मतलब कि आपस में एक दूसरे की ओर पीट करके। तो आप एक साइड से देखोगे ना, आपको 3 ही दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे ये है जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह, तो एक तो आपका सामने का दिख जाएगा, एक ये बगल वाला दिख जाएगा, एक इस लेफ्ट राइट वाला भी दिखाई देगा, लेकिन पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। एक साइड से आपको 3 ही दिखाई देंगे। तो इसमें क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय पट्टी में कितने शेर दिखाई देंगे, तो आपको 3 दिखाई होते, 3 दिखाई देंगे, लेकिन होते कितने इसमें, 4 होते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम मास होता है, तो कौन सा होता है, फाल्गुन, माघ, चैत्र, वैशाख। तो आपका जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम मास कौन सा होता है, तो ये होता है आपका। और ये भी पूछा जा सकता है अंतिम मास कौन सा होता है, जो शक संवत होता है इसका अंतिम महीना भी पूछा जा सकता है, प्रथम भी। तो अंतिम भी याद रखना। आपको पूरा कैलेंडर दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पूरा कैलेंडर दिखाऊंगा। तो कौन सा होता है, चैत्र। तो इसका प्रथम महीना तो क्या होता है, चैत्र, ठीक है। और अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन। इसका अंतिम महीना क्या होता है, फाल्गुन। कभी भी पूछा जाता है अंतिम महीना पूछे जाए तो फाल्गुन करना, और शुरू का महीना पूछा जाए तो चैत्र करना, ठीक है। ये बात जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। और शक संवत को कब शामिल किया गया था साथियों, जो किसके द्वारा इसको, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, आपको पता होगा, कनिष्क के द्वारा। तो ये जो शक संवत होता है किसके द्वारा चलाया गया था, कनिष्क के द्वारा, ठीक है। कब चलाया गया था साथियों, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में जब वो कनिष्क गद्दी पर बैठा था ना, गद्दी पर बैठने के समय, गद्दी पर बैठने के समय कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा आपका जो शक संवत है उसको चलाया गया है, ठीक है। जो आपका राष्ट्रीय पंचांग होता है वो किस पर आधारित है, आपके भारत का कैलेंडर ये शक संवत पर चलता है, ठीक है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है शक संवत को, ठीक है, हमारी भारत सरकार के द्वारा। एक बार देख लीजिए, पूरा कैलेंडर है, ये पूरा कैलेंडर है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए मैं यहाँ छाप के लेकर आया हूँ, इसको पूरा बायोडाटा दिखाएंगे। तो पूरा कैलेंडर का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो आपका हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर। और इसको ये होता है ग्रेगोरियन, ठीक है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। तो आपका तो इधर मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये ग्रेगोरियन होता है, ये हिंदू होता है। तो जो आपका चैत महीना होता है ना, तो ये कौन सा होता है, मार्च से अप्रैल तक का। वैशाख कौन सा होता है, अप्रैल से मई तक का। ज्येष्ठ मई से जून तक का। आषाढ़ जून से जुलाई तक का। और श्रावण, जिसको सावन कहते हैं, जिसमें बारिश का मौसम होता है, जुलाई अगस्त, ठीक है। ये भाद्रपद, भादवा बोलते हो जिसे अपनी भाषा में, अगस्त सितंबर का। ये होता है अश्विन, सितंबर अक्टूबर। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। और ये मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, ठीक है साथियों। कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। और पो, माह, फागुन और होते हैं, ये 9 हो गए आपका। पोष, माघ, फाल्गुन, ठीक है, ये 9 हो गए। और ये 10, ये 12 हो गए, ठीक है। तो या ना 3 तो कौन से छूट गए, पोष, माघ, फाल्गुन। तो टोटल 12 हो गए। 9 ये रहे आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 मैंने लिखा दिए। और तो प्रथम महीना कौन सा होता है इसका, देखो आपके सामने चैत्र। और इसका अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन, ठीक है साथियों, ये याद रखना बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। साइंस से संबंधित क्वेश्चन आ चुका आज का। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट हुक, प्रिस्टले, रॉबर्ट कोच। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन के बारे में एक बार चर्चा करेंगे। तो एक बार बता दीजिए ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों, तो ये की गई थी प्रिस्टले, बिल्कुल ऑप्शन सी, प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज। अब बात करते हैं रोनाल्ड रॉस होता है, इसके द्वारा किसकी खोज की गई थी। तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा जो मलेरिया का कीटाणु होता है, मलेरिया का परजीवी होता है, उसकी खोज की गई थी, ठीक है। मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी, रोनाल्ड रॉस के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज, ठीक है। प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज हो ही चुकी। और रॉबर्ट कोच के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, देखो कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। तो बताइए किसी साथी को पता है रॉबर्ट कोच के द्वारा किसकी खोज की गई थी। रोनाल्ड रॉस, मलेरिया का परजीवी। तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना। तो एक बात बताता हूँ, ठीक है, रॉबर्ट कोच वाला आप
कमेंट में बताना, क्योंकि आप सर्च करोगे ना, सर्च करके लेकर आना, ढूंढ कर लेकर आना। जैसे आप रॉबर्ट कोच को ढूंढ कर लेकर आओगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मतलब कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। जैसे आप कुछ सर्च करते हो तो आपको कभी नहीं भूलते, तो इसको सर्च करके लेकर आना कहीं से भी, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी। अब आप बात कर लेते हैं एक बार मृत कोशिका की। तो मृत कोशिका होती है ना, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, वो होते हैं आपके रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन 3 चीज़ों को जान लीजिए। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, रॉबर्ट हुक। एक जीवित कोशिका होती है, जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक, ठीक है। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोशिका के केंद्रक की खोज तो किसके द्वारा की गई थी, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ये नाम मिलते जुलते हैं तो इनको जरूर नोट कीजिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में जरूर नोट कीजिए कि कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अब एक होता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा, ठीक है। ये 4 चीज नोट कर लीजिए। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी वो जरूर बताइए, सर्च करके लिख करना, ठीक है। ये 4 चीज तो मैंने बता दी। एक आपको कष्ट करना है, ठीक है, कहीं से भी लेके आना, आपको बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी साथी पहले बताएगा, ठीक है, उसका हम कमेंट बॉक्स जरूर यहाँ पर स्क्रीन पर प्रदर्शित करेंगे, जो भी साथी पहले बताएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका आंसर बताइए, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 85। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, अनुच्छेद 108। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आर्टिकल 1 में 108 में तो है संयुक्त बैठक, ठीक है, संयुक्त बैठक ऐसे नोट कर लीजिए। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक, धन विधेयक, ठीक है। फिर ये एक आर्टिकल आता है आपका 112, ठीक है, आपके सामने है। इसमें क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, बजट के बारे में नहीं बताया गया है, तो याद रखना वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बात करें, यदि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के बारे में बताया गया, तो बजट का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, ठीक है। बजट की जगह किसका विवरण किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो याद ना, बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है आपके संविधान में, उसकी जगह किसका प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल कौन सा होता है आपका, आर्टिकल 112 होता है। तो ठीक है, इसको बिल्कुल जरूर याद रखना। अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। सभी साथियों को पता हो, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडकोपनिषद से, ठीक है। ये काफी बार पूछा गया है, एसएससी का प्रचलित क्वेश्चन था, पहले काफी बार पूछा जाता है, अब भी पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, याद होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा होता है आपके, सत्यमेव जयते। और इसको ये भी याद ना, ये जरूर पूछेगा किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, तो इसको याद रखना, ठीक है साथियों। और ये आपको जय हिंद तो पता ही होगा किसने दिया था, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और यदि कभी पूछा जाए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, यदि जय विज्ञान जोड़े तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, और इसमें एक शब्द और जोड़ दें, जय अनुसंधान। जैसे शुरू से ले लीजिए एक बार, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात करें तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, उसका नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था, इसको याद ना। और जय जवान जय किसान का पूछा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री। और वंदे मातरम कहाँ लिया गया, कौन सी पुस्तक से, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ पुस्तक से, ठीक है। तो ये भी याद रखना साथियों, जो आपको वंदे मातरम है किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से, ठीक है। आनंद मठ पुस्तक किसकी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का ऑप्शन 1, तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा हो गया आपका, यहाँ पर सत्यमेव जयते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध किससे, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, कवकों का अध्ययन, मधुमक्खी पालन। तो आज जो भी मतलब ये पालन है, अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए,
फिर से। तो बताइए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेरीकल्चर का संबंध क्या क्या है, तो किससे इसका संबंध सेरीकल्चर का, तो रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर की बात करते हैं, देखते हैं हमारे साथी कौन सबसे पहले आंसर देंगे। तो यहाँ पर होता है रेशम कीट पालन, ठीक है। सेरीकल्चर का संबंध क्या है, रेशम कीट पालन, ठीक है, याद ना। मत्स्य पालन का संबंध किससे है, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन पीसी कल्चर, हाँ पीसी कल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर ऐसे लिख लीजिए, देखो ऐसे लिख लीजिए पीसी कल्चर। तो याद रखना, मत्स्य पालन का संबंध पीसी कल्चर से, रेशम कीट का हो ही चुका सेरीकल्चर, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। और मधुमक्खी पालन ये होता है आपका एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ठीक है। ये कुछ बातें हो गई। जैसे एक होता है फूलों की खेती, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फूलों की खेती में कौन सा अध्ययन किया जाता है, फूलों की खेती, इसमें होता है आपका फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है, फूलों की खेती में फ्लोरिकल्चर। एक आपका था फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन कौन सा होता है, फलों का अध्ययन, तो इस फलों का अध्ययन में कौन सा होता है, ये आपका पोमोलॉजी, ठीक है, इनको नोट कर लेना, पोमोलॉजी। और कभी भी कोई भी क्लास लेने बैठो किसी भी टीचर की, तो एक काम जरूर कीजिए, नोट कॉपी जरूर लीजिए, ठीक है, लिखोगे तो भी आपका रिवीजन होगा, ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन लिखने से याद होंगे। और पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी, तो ये भी आना, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और फूलों की खेती, ठीक है, ये पुष्पों का अध्ययन है। फूलों की खेती पूछा जाए ना तो होता है फ्लोरिकल्चर, इसको ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है, ताशी शब्दों नृत्य, वैशागु, बांखड़ा नृत्य, कोलाटम नृत्य। तो आपको ये पता होगा वैशागु नृत्य कहाँ का होता है, असम का, ठीक है, असम का एक होता है चाई महोत्सव भी, चाई महोत्सव भी होता है ना असम में, तो ये भी याद रखना। भांगड़ा नृत्य कहाँ का होता है, जो आपका भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के नृत्य होते हैं, आपके भांगड़ा और गिद्धा, तो ये पंजाब के होते हैं। तो ये भी जिस साथी को पता होगा ना ये चारों ऑप्शन के बारे में, तो वो आसानी से अपना एग्जाम निकाल लेगा, ठीक है। पंजाब का एक और होता है आपका गिद्धा, गिद्धा। और कोलाटम कहाँ का होता है, ये आपका कोलाटम, कोलाटम तो ये आंध्र प्रदेश का होगा, ठीक है, कोलाटम आंध्र प्रदेश का। तो जिस साथी को पता होगा ना ये सभी नृत्य के बारे में, वो आराम से अपना सिलेक्शन लेगा, ठीक है, एसएसजीडी का पेपर आराम से निकालेगा। तो आपका एक बचता है, कौन सा ऑप्शन है, तो ताशी शब्द नृत्य कहाँ का होगा, यहाँ पूछा है सिक्किम, सिक्किम से संबंधित नृत्य कौन सा होता है, तो ताशी शब्द नृत्य ही तो हुआ। वैशागु असम का हो गया, चाई महोत्सव असम का हो गया, भांगड़ा नृत्य पंजाब का, गिद्धा भी पंजाब का, कोलाटम कहाँ का नृत्य है, तो बस तो आपके पास क्या है ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए क्या है, ताशी शब्द नृत्य, ये कहाँ का हो गया, सिक्किम का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन की नारी किसे कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, फातिमा एमबीवी, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो किसे कहा जाता है, अरुणा आसिफ अली, ठीक है, अरुणा आसिफ अली को क्या कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 9 अगस्त 1942 को, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मुंबई के ग्वालियर टैंक से, ठीक है, इसको भी याद ना, मुंबई के ग्वालियर टैंक से आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था इसमें, इस आंदोलन में, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है, इस आंदोलन में, याद रखना। अब एक बात करते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो एक ये ऑप्शन है फातिमा एमबीवी, ये कौन है, ये सुप्रीम कोर्ट होता है ना आपका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, पहली महिला न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा एमबीवी, ठीक है। सुचेता कृपलानी क्या है, भारत की पहली महिला
चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रह चुकी है, ठीक है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, मतलब कि भारतीय मूल की। देखो, जो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है ना, उसकी भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन होती है, सरोजिनी नायडू। यदि पहली महिला पूछे जाए तब एनी बेसेंट होगा, लेकिन भारतीय मूल की पूछे ना, पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। और ये पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है साथियों। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, और ये अरुणा आसिफ अली के बारे में हो ही चुका, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। तो इनके बारे में एक बात और बता दूं, जो ग्वालियर में है ना, ग्वालियर एमपी, ग्वालियर में इन्होंने तिरंगा फहराकर इसका समर्थन किया था, ठीक है। अरुणा आसिफ अली ने तिरंगा फहराकर किसका समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन को। इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त आंदोलन। कभी भी पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन की रानी पूछा जाए तो कौन होती है आपकी, अरुणा आसिफ अली, ठीक है। इन्होंने ग्वालियर में तिरंगा फहराकर इसका समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का, और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार में। तो सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में किस आर्टिकल के बारे में बताया गया आपके, तो देखो, एक तो 352 में होता है, 352 में कौन सा शासन होता है आपका, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, याद रखना। 356 में पूछा जाए तो एक होता है इसमें राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ये कहाँ लगता है, ये राज्य में लगता है, राष्ट्रपति शासन राज्य में, ठीक है, राज्य आपातकाल भी बोला जाता है इसे, इसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर आता है आपका 360 आर्टिकल, 360 अनुच्छेद में क्या है, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। कभी भी इनसे आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो याद ना, 360 में आपका वित्तीय आपातकाल होता है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन को किस राज्य में लगाया गया था, तो किस राज्य में लगाया गया था इसको, पहली बार इसको पंजाब में राज्य में लगाया गया था, ठीक है। कभी भी पूछा है, पहली बार पंजाब में लगाया गया था, और कब लगाया गया था, 1951 में, ठीक है, 1951 में। सर्वाधिक बार कहाँ लग चुका है ये राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार, तो सर्वाधिक बार ये यूपी में लग चुका है, यूपी और मणिपुर में, ठीक है, यूपी और मणिपुर में 10 बार लग चुका है ये, 10 बार। तो या ना, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक बार किस राज्य में लग चुका है, यूपी में और आपके मणिपुर में 10 बार लग चुका है, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 बार लग चुका है, राजस्थान में कितनी बार लग चुका है, 4 बार, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ लगा आपके, पंजाब राज्य में, ठीक है, 1951 में, ठीक है, 1951 में पंजाब राज्य में। और इसका आर्टिकल आप छाप लीजिए, आर्टिकल नंबर 356, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस में लगता है, आर्टिकल 356 में। जब साथियों राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है ना, यदि आपका जो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब कौन सा आपातकाल लगता है, तो राज्यपाल के लिखित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है। राज्यपाल के लिखित प्रस्ताव पर कौन लगाता है, राष्ट्रपति। तो या ना, जब भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यपाल के लिखित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति अपना शासन लगाता है, ठीक है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगा था, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, आईसीसी तो वो आपका क्रिकेट से संबंधित हो चुका, 1921 में, 1955, 1994, 1913 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का भी आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 का इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में। 1921 में किस बैंक की स्थापना हुई थी, 1921 में इंपीरियल बैंक की, इंपीरियल बैंक, ठीक है, ऐसे कर लेना, इंपीरियल बैंक। कभी भी पूछा है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1921 में। लेकिन 1955 में इसका नाम पलट कर क्या कर दिया गया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसका नाम कहाँ से मिला, जो इंपीरियल बैंक था जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया वर्तमान में, एसबीआई। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1955 में, ये भी याद रखना, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18, मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था। ऑप्शन एक होता है सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी होता है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी होता है शाहजहां, ऑप्शन डी होता है जहांगीर। तो मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में करवाया गया था, तो इसका भी आंसर की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी, ठीक है। तो मोट की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में, सिकंदर लोदी। लेकिन इसका निर्माण किसने किया था,
तो मियाँ बुआ ने इसका निर्माण अलग ने किया था, ठीक है। ये तो इसके शासनकाल में हुआ था सिकंदर लोदी के, लेकिन इसके निर्माण किसने किया था? एक मियाँ बुआ, बुआ, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम क्या है? मियाँ बुआ के द्वारा मोट की मस्जिद का निर्माण किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं, बिल्कुल छाप लीजिए, ठीक है। जो मियाँ बुआ नामक व्यक्ति था ना, इसके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? मोट की मस्जिद का निर्माण, ठीक है। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी है, इसके द्वारा किस शहर की स्थापना की गई थी? इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने की थी? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा, ठीक है। ये किसका पुत्र था? जो लोदी वंश का संस्थापक होता ना, बहलोल लोदी, उसका पुत्र था ये सिकंदर लोदी। इसने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504, ठीक है। और आगरा शहर किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। कभी पूछा है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आगरा शहर बसा हुआ है, ठीक है, याद रखना। इसके बारे में बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इनका कार्यकाल, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। कभी भी पूछा जाए, देखो अभी जो आपका पिछली बार SSGD का क्वेश्चन पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। उसमें ऑप्शन थे 5 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 62 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष, ठीक है, ऐसे ऑप्शन मिले थे। तो आपको याद ना, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है, इसको याद रखना। और एक बात, जो राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसको सलाह कौन सी जो सलाह देते हैं ना, उस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसको सलाह देने वाली समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? आपके प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, ठीक है, एक विपक्ष का नेता शामिल होता है और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। तो ये भी याद रखना, जब किसकी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, उसको एक समिति सलाह देती है। उसमें कौन कौन शामिल होते हैं उस समिति में? एक तो आपके PM प्रधानमंत्री, ठीक है, एक विपक्ष का नेता होता है, एक होता है आपका कैबिनेट मंत्री, ठीक है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये PM के द्वारा, ठीक है, ये PM के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसमें, ठीक है। और इन तीनों के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की, जिसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है। और चुनाव आयुक्त में जो चुनाव आयोग होते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग, ठीक है। तो चुनाव आयोग की बात करते हैं, आपका निर्वाचन आयोग। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 3 सदस्य। कभी पूछा है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 3। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। इसकी बात किस भाग में की गई है? भाग 15 में, आर्टिकल 324 में 329A तक, ठीक है। कभी भी पूछा जाए चुनाव आयुक्त का उल्लेख कहाँ तक है, किस भाग में? भाग 15 में, और आर्टिकल 324 से 329A, ठीक है, 324 से 329A। और ओनली चुनाव आयोग के गठन की बात करें, चुनाव आयोग, इसका किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 324 में, ठीक है। कभी पूछ जाए चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है? 324 में, ठीक है। और भाग 15 कहाँ से कहाँ तक है? 324 से 300, ठीक है, 324 से 329A, ठीक है। अब एक बात करते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन से होते हैं आपके? सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनते हैं आपके? सुकुमार सेन, ठीक है, सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन होता है आपके? राजीव कुमार, ठीक है। कौन से नंबर के हैं ये हैं आपके 25वें नंबर के, ठीक है। तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, 25वें नंबर के। और चुनाव आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं, ये भी याद ना, 1+2, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। और पहली बार 1989 में इसे बहुसदस्य द्वारा बनाया गया, ठीक है, ठीक है। बहुसदस्य कब बनाया गया इसे? 1989 में। तो ये भी याद ना, चुनाव आयोग को पहली बार बहुसदस्यीय कब बनाया गया था? बहुसदस्यी बनाया गया। तो इसे बहुसदस्यी कब बनाया गया? 1989 में, ठीक है साथियों। अब आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? किस देश का? आपका कंबोडिया का, इटली का, मलेशिया का या वियतनाम का? तो किस देश का साथियों? कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया बिल्कुल राइट आंसर है। तो जानना, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? कंबोडिया,
ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? आपका अंकोर वाट मंदिर मिकांग नदी के किनारे, ठीक है, मिकांग नदी। और ये किस हिंदू देवता को समर्पित है? ये विष्णु को, विष्णु को। तो कभी भी पूछा जाए सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसको बनाया गया था। तो आपसे कभी भी पूछा जाए अंकोर वाट मंदिर जो कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में मंदिर। ये किस देवता को समर्पित है? ये हिंदू देवता है एक विष्णु, ठीक है, उसको समर्पित है। और ये मिकांग नदी के किनारे है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। कभी भी पूछा जाए जो आपका अंकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है, ये एक शासक है उसके द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं साथियों, ये आपके जो 20 क्वेश्चन है ये तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इस क्लास को जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और सभी साथियों का एक बार धन्यवाद। और मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको रॉबर्ट कोच वाला, वो जरूर छाप के लेके आना, कहीं से भी सर्च करके लेके आना, इससे आपकी तैयारी में थोड़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। जो आप सर्च करते हो वो आप कभी नहीं भूलते, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। और एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में